परिचय। रवि, क्या तुमने आज का गणित का होमवर्क कर लिया? हाँ, मैंने अपनी कक्षा के छात्रों द्वारा पसंद किए जाने वाले विभिन्न खेलों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, लेकिन तुम ये कैसे पता लगाओगे कि किस खेल को सर्वाधिक छात्र पसंद करते हैं? ये तो बहुत आसान है। मैंने इन आंकड़ों को तालिका के रूप में व्यवस्थित किया है और अब मैं इन आंकड़ों को देखकर कह सकता हूं कि बास्केटबॉल को सर्वाधिक छात्र पसंद करते हैं। बच्चों, आपने देखा कि आंकड़ों का संग्रहण बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हम आंकड़ों को विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं और कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस पाठ में हम आंकड़ों के रखरखाव के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: आंकड़ों का संग्रहण और व्यवस्थापन का महत्व समझना, किसी दिए हुए आंकड़े के समुच्चय के समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका की गणना करना, आंकड़े के समुच्चय की रेंज निर्धारित करना। आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, क्या कोई जानता है कि आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता क्यों है? मान लें कि हमारे पास क्रिकेट मैच में विभिन्न भारतीय बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का आंकड़ा है। इन आंकड़ों को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि वर्ष के दौरान किस भारतीय बल्लेबाज ने सर्वाधिक रन बनाए? नहीं। इसलिए यह पता लगाने के लिए कि वर्ष 2010-2011 के दौरान किस बल्लेबाज ने सर्वाधिक रन बनाए हैं, हमें प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, बिना उपयुक्त आंकड़ों का संग्रहण किए आप जरूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। आंकड़ों का संगठन। हम आंकड़ों का संग्रहण रिकॉर्ड करने व व्यवस्थित करने के लिए करते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? निम्न आंकड़ों को देखें। कक्षा 7 के कक्षाध्यापक ने 10 छात्रों का भार इस प्रकार लिखा। क्या इसे आसानी से समझा जा सकता है? अब आंकड़ों को देखें। आप आसानी से जान सकते हैं कि किस छात्र का भार सबसे ज्यादा है और किस छात्र का भार सबसे कम। इसलिए जब हम आंकड़ों को उपयुक्त तालिका में रखते हैं तो इसे समझना और समझाना आसान होता है। हम अनेक प्रकार के आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रतिनिधि मान। राहुल प्रतिदिन औसत 2 घंटे आउटडोर खेल खेलता है। इस समय पर दिल्ली का वर्ष का औसत तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है। क्या आपने शब्द औसत पर ध्यान दिया है? औसत से हम यह समझते हैं कि राहुल प्रतिदिन सामान्य रूप से 2 घंटे तक खेलता है। कुछ दिनों में वो कुछ समय कम खेल सकता है, जबकि कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जब वो कुछ अधिक समय तक खेले। इसी प्रकार 40 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान का अर्थ है कि इस समय दिल्ली का वर्ष का औसत तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है। कभी कभी यह 40 डिग्री सेल्सियस से कम भी हो सकता है और कभी कभी यह 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक भी हो सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि दिए गए आंकड़े का औसत उच्चतम मान तथा न्यूनतम मान के मध्य स्थित होता है। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का वर्णन करने के लिए विभिन्न प्रकार के निरूपक मान की आवश्यकता होती है। इन निरूपक मानों में से एक समांतर माध्य है।
आइए इसके बारे में सीखें। अंकगणितीय माध्य। माध्य संख्याओं का औसत है जिसकी गणना आसानी से की जा सकती है। सामान्य रूप से माध्य ज्ञात करने के लिए कुल निरूपणों के योग को उनकी संख्या से भाग दिया जाता है। आइए इन संख्याओं के माध्य की गणना करें। सबसे पहले संख्याओं का योग करें। इन संख्याओं का योग 60 है। कुल 5 संख्याएं हैं, अतः मध्य बराबर 60/5 जो 12 के बराबर है। अतः उपरोक्त संख्याओं का माध्य 12 है। अंकगणितीय माध्य का अभ्यास। रोहित बुद्धिमान और बहुत परिश्रमी लड़का है। उसने अपने गणित के अंक बढ़ाने के लिए 7 बार परीक्षा दी है। यहाँ प्रदर्शित आंकड़ा रोहित के प्राप्तांक हैं। क्या आप रोहित के प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कर सकते हैं? अच्छा, तो आइए सबसे पहले प्राप्तांकों का योग करें जो 300 है। हम जानते हैं कि उसने 7 बार परीक्षा दी, इसलिए रोहित के प्राप्तांकों का माध्य बराबर 300/7 जो कि 42.86 है। प्रसार या परिसर, रेंज। आंकड़ों के समुच्चय का प्रसार यानी रेंज समुच्चय के उच्चतम मान व न्यूनतम मान के मध्य का अंतर होता है। रेंज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को कम से ज्यादा के क्रम में व्यवस्थित करें। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएं। अतः बच्चों, अब आप भी आंकड़ों के समुच्चय की रेंज ज्ञात कर सकते हैं। प्रसार या परिसर की गणना। 5 प्रतिभागियों ने अपनी तैराकी प्रतियोगिता पूरी की। क्या हम इन आंकड़ों से तैराकी के समय की रेंज की गणना कर सकते हैं? हाँ, यह आसान है। सबसे पहले आंकड़ों को कम से ज्यादा के क्रम में लगाएं। अतः समय के उच्चतम मान में से न्यूनतम मान घटाएं। अतः तैराकी के समय की रेंज 3.9 मिनट है। बहुलक। साधारण रूप से बहुलक वो संख्या है जो बार बार आए। इस उदाहरण को देखें। यहां कुछ संख्याएं हैं। हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें संख्याओं को क्रम में लिखना होगा। उसके बाद हमें गणना करनी होगी कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। अब देखें कि कौन सी संख्या सर्वाधिक बार आई है। इसमें 8 2 बार आया है, इसलिए बहुलक 8 है। बहुलक की गणना। इस आंकड़े को देखें। यह एक कक्षा के 25 बच्चों की लंबाई को प्रदर्शित करता है। आइए उनकी लंबाई का बहुलक ज्ञात करें। यह बिल्कुल आसान है। सबसे पहले संख्याओं को क्रम में लिखें और इन्हें तालिका में रखें। इसके बाद गणना करें कि प्रत्येक संख्या कितनी बार आई है। देखें कि 163 9 बार आया है, इसलिए बच्चों की लंबाइयों का बहुलक 163 है। माध्यिका। माध्यिका वह मान है जो परिमाण के अनुसार व्यवस्थित संख्याओं के समूह के मध्य में होती है। आइए इन संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। सबसे पहले हमें इन संख्याओं को या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मध्य की संख्या 12 है। इसके दाईं ओर 3 संख्याएं हैं और इसके बाईं ओर 3 संख्याएं हैं, अतः माध्यिका 12 है। माध्यिका की गणना। गोयनका परिवार में 5 बच्चे हैं जिनकी आयु 9, 12, 5, 18,
और 15 वर्ष है। मध्य वाले बच्चे की आयु क्या है? सबसे पहले हमें बच्चों की आयु को कम से ज्यादा के क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। निश्चित रूप से मध्य वाले बच्चे की आयु आंकड़ा समुच्चय के मध्य में है, जो कि 12 है। इसी तरह आप विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आंकड़ों का संग्रहण, रिकॉर्डिंग और प्रस्तुतिकरण हमें अपने अनुभवों को सुनियोजित करने और उनसे निष्कर्ष निकालने में मददगार है। सामान्य रूप से मध्य ज्ञात करने के लिए कुल निरूपणों के योग को उनकी संख्या से भाग दिया जाता है। आंकड़ों के समुच्चय का प्रसार या परिसर यानी रेंज समुच्चय के उच्चतम मान व न्यूनतम मान के मध्य का अंतर होता है। साधारण रूप से बहुलक वह संख्या है जो बार बार आए। माध्यिका वह मान है जो परिमाण के अनुसार व्यवस्थित संख्याओं के समूह के मध्य में होती है।